Hello students, today we'll be discussing about bone. So bone एक osseous tissue है, specialized form of dense connective tissue जो कि embedded होता है एक मैट्रिक्स में, जो मेनली ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। एक जेली की तरह समझ लीजिए मैट्रिक्स को, उसमें ऑस्टियोसाइट्स स्प्रिंकल्ड होते हैं, जैसे कोई नट्स स्प्रिंकल्ड होते हैं वैसे। जो मैट्रिक्स है उसमें होते हैं मिनरल कंपोनेंट एंड इसमें होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। मिनरल कंपोनेंट में क्या आएगा, मेनली जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट, इसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलता है। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो ऑस्टियोइड होता है, जो कि बनता है कोलेजन और कुछ ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकैंस से। जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट होता है उसकी वजह से बोन में स्ट्रेंथ आता है। अच्छा, हम माइक्रोस्कोपी अगर हम बोन को देखेंगे तो उसको हम दो तरह के बोन बोलेंगे, वोवन या तो लैमेलार। देखिए ये भी क्लासिफिकेशन है। अगर हम डायरेक्टली देखते हैं बोन को, उसे बोलेंगे कॉम्पैक्ट या कैंसर। कॉम्पैक्ट मोर स्ट्रॉन्गर बोन होती है, कैंसर तो थोड़ा स्पॉन्जी होती है। पर अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बोलेंगे या तो वोवन है या तो लैमेलार है। और अगर ऑस्टियोइड मिल रहा है, ऑस्टियोइड एक तरह का अनमिनरलाइज्ड बोन है जो कि कुछ पैथोलॉजिकल डिजीज़ में आता है। ठीक है, तो वोवन बोन क्या हो गई, बहुत रैपिडली प्रोड्यूस होती है, जैसे फीटस में होती है या फ्रैक्चर रिपेयर में। इसमें कोलेजन का जो अरेंजमेंट है वो हैफाजार्ड होता है, स्ट्रक्चरली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और अगर किसी अडल्ट में वोवन बोन मिल रही है तो इट इज़ अ अबनॉर्मल थिंग, मे बी इट्स अ बिनाइन ट्यूमर और सम पैथोलॉजी। आई विल बी डिस्कसिंग द लेटर क्लासेस। ओके, सो ये आपकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर हो गई। इसमें आपको क्या दिख रही है, जो अरेंजमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है कि हैफाजार्ड से हैं। और इसमें जो पिंकिश लाइंस दिख रही हैं, दीज आर कोलेजन फाइबर विच आर प्लेस्ड वेरी हैफाजार्डली। ये जो बीच में जो लैकुना से हैं और डॉट है, ये दिस इज द ऑस्टियोसाइट, मैच्योर जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, मैच्योर सेल्स होते हैं, ये इसको मेंटेन करते हैं। तो दिस इज द ऑस्टियोसाइट इन अ लैकुना। वायर एज द लैमेलर बोन क्या होती है, ये मोर स्ट्रॉन्गर बोन होती है, ऑर्गेनाइज्ड बोन होती है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो प्रॉपरली पैरेलल फाइबर में जाएंगे सब एक साइड में। एंड जबकि आपको पता है कोई भी चीज़ वेल पैक्ड है तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें होती है। तो ठीक है, अगर हम इसको पिक्चोरियल देखिए, पिक्चर की तरह देखें तो ये देखिए बोन कैसे दिखेगी, बाहर की तरफ पेरियोस्टियम होगा, अंदर की तरफ वो जो सेल्स लेयर बनती जाएंगी अंदर की तरफ जाएंगी। और ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है ये एक ऑस्टियोन होगा, इसमें एक हेवर्शियन कैनाल होती है जिसमें कि सारे ब्लड वेसल्स नर्व जाती हैं। और ये आपस में हेवर्शियन कैनाल से इंटरकनेक्टेड होती है, ट्रांसवर्स है जो वोकमन्स कैनाल है, इससे एक दूसरे में कम्युनिकेट करते हैं, न्यूट्रिशन पास करते हैं, मैसेज पास करते हैं। इस पिक्चर में भी आपको ऐसे दिख रहा है, 3D व्यू है। ये देखिए कैसे सब दिख रहे हैं, सारे ब्लड वेसल्स से आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे को, सब न्यूट्रिशन, पेरियोस्टियम से न्यूट्रिशन आता है, एंडोस्टियम तक जाता है, अंदर एकदम अंदर की तरफ मेडुलरी कैनाल होती है। तो इस तरह आपके सर्फेस है, तो बाहर पेरियोस्टियम, अंदर एंडोस्टियल सर्फेस। ठीक है, अब हम आपको हिस्टोलॉजिकल व्यू दिखाएंगे। अब इसमें देखिए आप कोलेजन फाइबर्स कितने पैरेलल है, जो पिंकिश से लाइंस दिख रही हैं दीज आर कोलेजन फाइबर्स। अगेन ऑस्टियोसाइट्स कितने कम है, देखिए छोटे छोटे से डॉट हैं जो लैकुना में बैठे हैं चुपचाप, दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स। दीज वाइटिश बड़ा सा जो ब्लॉड एरिया है ये एडिपोज टिश्यू है, जो मैरो कैविटी या जो भी कट होके आया है, एडिपोज टिश्यू वाइटिश हमें दिखेगा। अब हमारे सेल्स बोन में 4 तरह के होते हैं। तो सबसे बाहर हो जाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट, जो लाइन करते हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेक्रीट करते जाएंगे ऑस्टियोइड अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो कुछ सेल्स होंगे वो ऑस्टियोसाइट्स होंगे जो ऑस्टियोइड मैट्रिक्स में बैठे होंगे और उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, कमिंग टू द इनर सरफेस, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होंगे, जिससे स्टेम सेल्स जो होते हैं, जिससे ऑस्टियोब्लास्ट भी बनते हैं और तरह के सेल्स भी बनते हैं। और अंदर साथ ही साथ होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, ये बैठे होते हैं अपने ऑरिजॉप्शन पिट में, एक अंतर की तरफ पिट जैसा बना हुआ है। यहाँ पे क्या मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीजेस सेक्रीट करते रहते हैं, और जो भी बोन एक्स्ट्रा बनती है, कुछ भी जो रीमॉडलिंग होती है उसमें ये उसको लाइसिस करते रहते हैं। तो मतलब ऑस्टियोब्लास्ट को एक्स्ट्रा बोन बनाते हैं तो इसे लाइस करते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन। 2 तरह की फॉर्मेशन होती है बोन की, ऑसिफिकेशन जिसे कहते हैं, 2 तरह की। इसमें होता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, एक होता है एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस में क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट से ही बनती है बोन। एंडोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, कार्टिलेज सेल्स से बाद में ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बोन फॉर्मेशन पहला स्टेप इसमें हम आ जाएंगे इंट्रामेम्ब्रेनस में, जैसे कि फ्लैट बोन्स में। सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट आया, ऑसिफिकेशन सेंटर कहाँ, जहाँ से ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुआ, जैसे मतलब ऑस्टियोब्लास्ट ने अपने मैट्रिक्स सेक्रीट करना स्टार्ट किया, तो ये ऑसिफिकेशन सेंटर बन गया। यहाँ पे साथ में मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स है जिससे ऑस्टियोब्लास्ट बनता है, सब आसपास हैं, ब्लड वेसल स्टार्ट हो रही हैं। अब क्या इन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, देखिए जो ऑस्टियोसाइट की तरह बनने लगे, कैनालिकुलेट डेवलप होने लगी, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स, कैनालिकुलेट डेवलप करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट की रिम प्रॉपर्ली देखो बाहर की तरफ बन गई है सेल्स की। उसके बाद मैट्रिक्स और स्ट्रांगली डिपॉजिट हो रहा है, ब्लड वेसल्स बढ़ेंगे और कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब ये जो है ये इसी करते करते ट्रैबेकुलर स्पॉन्जी बोन्स बन जाएगी, ट्रैबेकुलर बन जाएंगे। और साथ ही साथ बाहर की ब्लड वेसल अंदर की तरफ ट्रैवर्स करने लग जाएंगे, इससे क्या न्यूट्रिशन मिलेगा और बोन ग्रोथ बढ़ेगी।
So this becomes formation of trabeculae. Extracellular matrix develops into the trabeculae that we use to form the spongy bone. अब क्या हो जाएगा, पेरियोस्टियम बाहर प्रॉपर बन गई, अंदर कॉम्पैक्ट बोन बन गया, अंदर की तरफ एकदम स्पॉन्जी बोन हो गई। ये नॉर्मल अपने लॉन्ग बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट डेवलप होने लग गया है, ठीक है। इसे कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे, एकदम प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग बोन हो चुकी है, ब्लड वेसल का नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंड प्रेजेंट पेरीफेरी ऑफ बोन डेवलप्स इनटू द पेरियोस्टियम, दैट्स द मेन थिंग। कमिंग एंडोकॉन्ड्रियल, एंडोकॉन्ड्रियल में मैंने क्या बताया था, एक कार्टिलेज का एनलार्ज होगा, एनलार्ज बोलते हैं उसे, स्ट्रक्ट मतलब एक तरह का बेसिस स्कैफोल्ड होता है, वो कॉन्ड्रोसाइट्स बढ़ेंगे, साइज में बढ़ेंगे विद इन द कैल्सिफाइंग मैट्रिक्स, और धीरे धीरे क्या हो, यही कॉन्ड्रोसाइट्स धीरे धीरे लिक्विफाई होने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे, अपोप्टोसिस हो जाएगा और एक तरह का खाली स्पेस छोड़ देंगे जहाँ पे कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, इसी कार्टिलेज के अराउंड ब्लड वेसल्स डेवलप शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम होगा क्योंकि कार्टिलेज था। अब जो पेरिकॉन्ड्रियम के सेल्स हैं उससे ऑस्टियोब्लास्ट बनना शुरू हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट फिर क्या करेगा, बोन का काम बनाना शुरू कर देगा, अपोजिशनल तरीके से मतलब लेयर बाय लेयर बोन डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ब्लड वेसल्स जो हैं वो कार्टिलेज के अंदर भी पियर्स कर जाएंगी जैसे कि उसमें हुआ था, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट लेके जाएंगे अपने थ्रू। फाइब्रोब्लास्ट क्या ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी उसमें कन्वर्ट होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट भी, और स्पॉन्जी बोन डेवलप होने लग जाएगा जहाँ पे मेन प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बीच में डायाफाइसिस में स्टार्ट हो जाएगा डेवलप, और वहाँ से बोन डेवलप स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बोन बनती गई, स्पॉन्जी ट्रैपेक्युलर बनते गए और ये पेरिफेरल सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में बाहर की तरफ बनते गए टुवर्ड्स द एपिफाइसिस। अब साथ ही साथ यहाँ पे तो हो ही गया, अब एपिफाइसिस में भी एक तरह का सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी ये था तो वो सेकेंडरी होगा, मतलब बिकॉज पहले ये आएगा फिर दूसरा वो आएगा। जब वहाँ पे सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन स्टार्ट होगा, वहाँ से बोन्स ऐसे ही बनेंगी जैसे कि इसमें था, प्रॉपर डेवलप होंगी, पेरियोस्टम बनेगा, और वो नहीं तो ये भी एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा, और फाइनली क्या होगा, दोनों तरफ से कार्टिलेज दब के एक जो ग्रोथ प्लेट है वहाँ पे ही कार्टिलेज रह जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का, ये जो आपकी ग्रोथ प्लेट बोलते हैं वहाँ पे बन जाएगा। अब ये जो पिक्चर है, ये बुक पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको माइक्रोस्कोपी में कैसे दिखेगा। ये जो है पिंकिश एरिया बड़ा सा, ये है ऑस्टियोइड जो सेक्रेट कर रहे हैं, जो लाइन है सेल्स, ये दीज आर द ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये ऑस्टियोब्लास्ट है जो इनको लाइन कर रहे हैं। अब बीच में कुछ आपको स्पिंडल लाइक सेल्स मैट्रिक्स में दिख रहे हैं, दीज आर ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। कमिंग टू ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ये देखिए बड़े बड़े सेल्स जिसमें खूब सारे मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल्स हैं। जाइंट सेल्स आपको पता भी होंगे, ये रिजॉर्प्शन पिट में बैठे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बोन बनेगी नॉर्मली भी रिमॉडलिंग के दौरान, तो ये यहाँ पे प्रोटीएजेस सेक्रेट करके उसको लाइज कर देंगे, और साथ में ये मैट्रिक्स है, और यहाँ पे देखिए कोलेजन फाइबर्स। अब फैक्टर्स कुछ डेवलप करते हैं बोन डेवलपमेंट को, साइटोकाइन्स ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं या पैराथर्मो होते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट को बढ़ाते हैं, जबकि सेक्स हार्मोन्स या कुछ होते हैं जो ऑस्टियोप्रोजेन को बढ़ाते हैं, जो कि ऑस्टियोक्लास्ट को डिमोट करता है, मतलब उसकी ग्रोथ को कम करता है। इसका मतलब बोन फॉर्मेशन बढ़ाता है, ना कि बोन लाइसिस। ओके, तो कमिंग टू नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस एंड रिवॉर्डिंग। बोन अपने लगातार एक स्ट्रेस में रहता है, हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उस तरह बोन बनती भी रहती है, कंटिन्यूस एक चिजलिंग प्रोसेस में होती रहती है, ठीक है। तो उसमें कुछ रिसेप्टर्स का काम होता है, होता है रैंक, एक होता है रैंक लिगेंड, एक होता है ऑस्टियोप्रोटेजिन। रैंक लिगेंड मतलब रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ एनएफ कापा बी। एनएफ कापा बी किस में होता है, ऑस्टियोक्लास्ट में होता है। इसके अलावा मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट में होता है। कुछ WNT प्रोटीन्स, LRP5, LRP6, ये सब भी ऑस्टियोप्रोटेजिन को बढ़ाते हैं, इसका मतलब ऑस्टियोक्लास्ट को डिमोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह रैंक टू OPG रेशियो से हमें पता लगेगा कि बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है कि बोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। इस डायग्राम में भी आप देखिए, बीच में सेंटर में ऑस्टियोक्लास्ट है, उसमें NF कापा बी है, इसके ऊपर रैंक रिसेप्टर है, और रैंक लैंगेंड किस पे है, ऑस्टियोब्लास्ट पे या स्ट्रोमल सेल पे। ये एक दूसरे को फ्यूज़ हो जाएंगे तो आगे ऑस्टियोक्लास्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। पर ऑस्टियोप्रोटेजिन क्या होता है, इसको फ्यूज़ नहीं होने देता, तो इट एक्ट एज ए नेगेटिव रेगुलेटर। उसके अलावा मोनोसाइट CSF, उसका भी ऐसा ही रोल होता है जो ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मॉडलिंग, रिमॉडलिंग, होम्योस्टेसिस। सो आई होप आपको कुछ समझ आया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी अपलोडिंग मच मोर क्लासेस एंड इन अ मच सिंप्लीफाइड वे फॉर यू पीपल। ओके, थैंक यू, बाय।